नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। मेरे साथ मेरा भांजा शाश्वत स्वामीनाथन है। वो आज की मार्केट की डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन जब शुरू करने के पहले ही मैं बता दूं कि आज मार्केट बहुत खुशी में थी। मिस्टर मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स क्लोज हुई। 2080 पॉइंट तक निफ्टी ऊपर था। बैंक निफ्टी तो 800 पॉइंट ऊपर था। सो बैंक खुशी मना रहे हैं कि रिजर्व बैंक ने रेट 2 बार काट ली, लिक्विडिटी इंक्रीज कर ली, तो डिपॉजिट रेट्स कम हो जाएंगे, मार्जिन्स एक्सपेंड होंगे। तो इसीलिए बैंकिंग स्टॉक्स नट्टेर बहुत ऊपर जा रहे हैं। और हमारे लिए भी ये खुशखबरी है, क्योंकि हमने अनेक बैंकिंग स्टॉक्स को सालों कंसिडर की है। उसमें से दो ऐसे बैंक हैं जिनके बारे में न्यूज़ इस वीकेंड आई थी। एक थी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जिनका रिजल्ट अभी आया था, और दूसरा संडे इवनिंग ग्रैंटन थ्रॉटन की ऑडिट रिपोर्ट, जो फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना था, उन्होंने सबमिट कर दी इंडसइंड बैंक को, और इंडसइंड बैंक ने उसे एक्सचेंज को सबमिट कर दी। इस दो घटनाएं के बारे में आज बात करेंगे, और आईडीएफसी की रिजल्ट्स को भी एनालाइज करेंगे। शाश्वत, आईडीएफसी रिजल्ट्स बोल दीजिए पहले। हाँ, तो पहला चीज़ जो हम बात करने वाले हैं वो तो आईडीएफसी बैंक के बारे में है। तो आईडीएफसी बैंक की रिजल्ट्स देखेंगे तो बैलेंस शीट एज ऑफ मार्च 31 जो है 16% बढ़ गया है साइज में। तो 3 लाख करोड़ आज है उनका बैलेंस शीट का साइज। और जब हम कस्टमर डिपॉजिट्स देखें तो 2.42 लाख करोड़ तक चला गया है, और ये लगभग 25% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ है। और फिर जब हम रिटेल डिपॉजिट ग्रोथ देखते हैं तो वो 26% तक चला गया है। और फाइनली जो हम ग्रॉस एनपीए देखते हैं वो 1.87% में लगा है एज ऑफ मार्च 2025। तो यही इस आईडीएफसी बैंक का रिजल्ट में हमें पता चलता है। और फाइनली जो है माइक्रो फाइनेंस रिटेल जीएनपीए है वो इम्प्रूव हो गया है फ्रॉम 1.4% टू 1.46% क्वार्टर ओवर क्वार्टर। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि उनकी प्रॉफिट्स जो है वो लगभग 50% नीचे आ गई है। 350 करोड़ का प्रॉफिट है, और प्रॉफिट का नीचे आने का एक ही कारण है, उन्होंने प्रोविजनिंग एक्सटेंड की है। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में प्रोविजनिंग्स को बढ़ाया है। तो इस बैंक के बारे में मेरे दो तीन सेंटेंस बोल दूँ। पहले ये है कि इनके सीईओ है वैद्यनाथन। बहुत काबिल का आदमी है, बहुत लंबे रेस का घोड़ा है। 57 साल का है, और 13 साल रहेगा आईडीएफसी फर्स्ट का एमडी। सो लगभग 13 साल का रनवे है, क्योंकि आरबीआई का मैंडेट है कि 70 साल में एमडी को रिटायर होना है। ये जो जो भी टारगेट उन्होंने सेट की, उन्होंने सारे टारगेट्स को बिफोर हैंड अचीव कर ली। ये आईडीएफसी बैंक और फर्स्ट कैपिटल का मर्जर से बनाया हुआ बैंक है, और वैद्यनाथन का जो स्टेक है वो सिर्फ 2% है इस बैंक में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। हर साल ये प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल रेस करती रही है। 2000 3000 करोड़ ऐसा नंबर। इस बार बढ़कर 7500 करोड़ का उन्होंने कैपिटल रेस की है। पर आपको गवर्नमेंट कंट्रोल बैंक पसंद नहीं है? सिर्फ 20% गवर्नमेंट का है, ठीक है। और गवर्नमेंट का स्टेक कम होते हर फंड रेस से गवर्नमेंट का स्टेक कम होता जा रहा है। तो ये लेगेसी होल्डिंग है, आईडीएफसी का लेगेसी होल्डिंग है। तो इस बार 7500 करोड़ उन्होंने कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स में लिया है। टारगेट डेट में, टारगेट प्राइस में ये कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का बेसिक वो नीचे आता जाएगा, लेकिन ये कुछ टारगेट डेट में और टारगेट प्राइस में किया जाएगा। पर जो डिसीजन मेकिंग होता है उसमें गवर्नमेंट का कुछ प्रभाव होता है या फिर नहीं? कोई प्रभाव नहीं होता है। तो वैद्यनाथन चलाता है ये बैंक बेसिकली। अगर आप वैद्यनाथन की हिस्ट्री देखें, तो आईसीआईसीआई में क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किया, उसके बाद आईसीआईसीआई छोड़ दो, उसके पहले सिटी बैंक में थे, सिटी बैंक से आईसीआईसीआई गए,
ICICI गए जाकर उन्होंने फर्स्ट कैपिटल फाइनेंस शुरू की, उसे IDFC से मर्ज करके IDFC बैंक बना दी। तो अभी ये क्लियरली है कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेल बैंक, रिटेल फोकस बैंक है। उन्होंने कहा है कि 2029 तक वो टॉप 4 इंडियन बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आ जाएंगे। मेरा ख्याल है कि 13 साल का रनवे है, इसमें से वो टॉप 3 में आ जाएंगे। किसको पीछे छोड़ेंगे इसके बारे में पता नहीं। ICICI, HDFC, IDFC और कोटक महिंद्रा टॉप 4 इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स रहेंगे। क्योंकि हमने इसको पहले ही कंसिडर किया था, तो हमारे लिए लेंथ ऑफ रनवे बहुत ज़्यादा है। अभी भी इसको कंसिडर कर सकते हैं बिना वैल्यूएशन को देखे। तो IDFC का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। उन्होंने अपना जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का लोन बुक है उसको टोटल बुक का 6% से कम कर दी, और जो उनका लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर लोन था उसे लेस देन 1% बनाया। तो ये एक बड़ा अच्छा रिटेल बैंक बन जाएगा, इसीलिए पोजीशन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो तो आप टॉप 4 या फिर टॉप टॉप 5 बैंकों के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें आपने इंडसइंड का नाम नहीं लिया। इंडसइंड नंबर 5 में है अभी। हाँ, तो इसमें मेरा अगला सवाल जो है कि आप पिछले 2 महीने देखें तो एक ही बैंक न्यूज़ साइकिल में आ रहा है और वो है इंडसइंड। हम्म, उसमें कुछ गोलमाल हुआ है कि वो लोग महसूस कर रहे हैं मन में। तो मुझे क्या सवाल है कि अब पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट आया है जो थर्ड पार्टी से आया है, अकाउंटिंग फर्म से, हम्म, कि अंदर में कुछ गड़बड़ हुआ है या फिर नहीं। तो इस रिपोर्ट का आपका इंटरप्रिटेशन क्या है? तो इंडसइंड बैंक में जो सवाल आपने पूछा ये बहुत अच्छा सवाल था। इसमें 2 रिपोर्ट आए। एक था प्राइस वाटर हाउस कूपर, हाँ, PwC, PwC। और उन्होंने सजेस्ट किया कि एक फॉरेंसिक ऑडिट हो जाए, उसे ग्रांटन थ्रॉन्टन ने की। हाँ, दोनों की रिपोर्ट्स में 1-2 करोड़ का फर्क है, लेकिन मोटा बात यही है 1979.6 करोड़ तक का लॉस हुआ है। लॉस हुआ है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट्स थी बिफोर द टर्म पीरियड खत्म हो गया। हाँ, उसका अकाउंटेबिलिटी अब इंडसइंड बैंक फिक्स करेगा, लेकिन मोटा मोटा जो लॉस उन्होंने डिक्लेयर की वही लॉस है। हाँ, तो मैनेजमेंट ने कह दी है कि उनकी प्रॉफिट्स फॉर दिस क्वार्टर हाँ। इससे ज़्यादा होंगे, और उन्होंने ऑलरेडी 900 करोड़ हाँ, का बहुत सारे प्रोविजंस हैं उनके पास। उनके पास प्रोविजंस हैं। हाँ, सो सबको सेट ऑफ करके नेट प्रॉफिट डिक्लेयर होगा। अगर नेट प्रॉफिट डिक्लेयर हो जाती है तो नेटवर्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, नेटवर्क बढ़ेगा। संजय मल्होत्रा जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं ना, उन्हें 2 चीज़ बोली। पहली चीज़, ये एपिसोडिक फेलियर है, ये बैंक फेलियर, सिस्टम फेलियर नहीं है, एक एपिसोड में फेलियर है। दूसरी चीज़, बैंक की कंट्रोल रिजर्व बैंक के पास होती है। वो डिसाइड करती है कौन MD होगा, कौन CFO होगा, कौन बोर्ड पे बैठे होगा। हाँ। तो ये इंडसइंड बैंक में उन्होंने साफ कर दी कि सारी मैनेजमेंट को चेंज करो। पर इसमें प्रमोटर का कोई प्रभाव नहीं होता है? प्रमोटर सिर्फ पैसा डालता है, ठीक और है। ये क्या 2 सीट मिलता है। पर डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होता है? RBI अपॉइंटेड गवर्नर के पास होता है, बैंक में MD के पास तो होता है। आरबीआई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से लेते हैं या फिर बाहर से? आपको 3 बोर्ड को 3 प्रमोटर 3 नाम देगा, हाँ। उस नाम तीनों से एक नाम वो चूज करेंगे। क्या वो तीनों नाम रिजेक्ट कर सकते हैं और फिर हाँ, रीअलॉटमेंट? तीनों नाम रिजेक्ट करके एक एक्सटर्नल कैंडिडेट को भी लग सकता है। हाँ, वो भी हुआ है, ठीक है। यस बैंक में हुआ है, और सालों पहले तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक में तो भी हुआ है। बहुत एडवर्स सिचुएशन में उस तरफ आता है। ऑलवेज सिचुएशन में आ सकता है। बैंक का बुक वैल्यू 1000 के ऊपर है, अभी ये 800 के पास पास है, हमने 600 में भी कंसिडर की है। हाँ, तो अगर आप इस रेट पे भी कंसिडर करें, जब ये स्टॉर्म ब्लो हो जाएगा, आपको 1500 तक जा सकता है 1.5 साल में। तो ठीक है। आपको दुगना प्रॉफिट मिल सकता है अगर आपके पास गट्स हो इसको आज इस रेट में कंसिडर करने के लिए। तो जो लोग थे जो इस प्रॉब्लम का
शुरुआत किए थे जो जो भी इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व था, शुरुआत छोड़िए, हाँ शुरुआत 7 साल पहले हुआ था, हाँ वो सब रिटायर हो गए। जो भी रिस्पॉन्सिबल आज हैं इसके लिए, उन सबको वीड आउट किया जाएगा, हटा गया। हटा देंगे ठीक है अगले 2-3 महीने में। ठीक है 6 महीने में एमडी, सीईओ सबको बदल देंगे, तो एक नया मैनेजमेंट आएगा। अगर एक अच्छा मैनेजर को पकड़ के लाते हैं, इमीडिएटली बाउंस हो जाएगा ये बैंक। तो ये जो बल्क डील्स हुआ था एंडरसन में जब ये अनाउंस हुआ था वो इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं है। इनसाइडर ट्रेडिंग था हाँ 6 महीने पहले, जब सम इनसाइडर्स ने बेचा स्टॉक को। हाँ उन सबको अभी हटा पकड़ देंगे, पकड़ लिया उनको। उनको सबको हटा देंगे। ठीक है वो गलत नहीं था, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा हटा देंगे उनको। हाँ सो एक फ्रेश स्लेट से स्टार्ट होगा हाँ। और ये शेयर बाउंस बैक हो जाएगा ओरिजिनल लेवल पे। तो आप जो प्रमोटर रेकमेंड करने वाले हैं उन लोग ऐसी कुछ गोलमाल करेंगे या तो फिर नहीं। गोलमाल हुआ तो आरबीआई नहीं अपॉइंट करेगा ना, ठीक है आरबीआई तो रिजेक्ट करेगा। हाँ और प्रमोटर भी अभी सेफ खेलेगा ना, हाँ उसको और उसका वैल्यू भी 26% हाँ उसका स्टेक उनका है। पैसा कंपनी में है। तो वो उसका मेन वैल्यूएशन है। हाँ और उन्होंने अभी रिलायंस कैपिटल को भी खरीदा है। हाँ वो तो अच्छा मूव है या फिर नहीं। अच्छा मूव है, ठीक है। तो वो रिस्क नहीं लेना चाहेगा। तो जो आरबीआई में मंजूर होगा वही नाम डालेगा वो। और उनको आपने कहा था कि प्रमोटर बहुत उत्साह है इन द सेंस दैट वो और भी कैपिटल डालना चाहते हैं कंपनी में। अभी ये बोल रहा है प्रमोटर, हाँ वो स्टेक को इंक्रीज करने के लिए तैयार है आज की रेट में। हाँ सो इससे ये साफ है कि इस बैंक में कोई सिस्टमेटिक लेंडिंग इशू का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है तो ये हमारे लिए, जैसा बफेट का अमेरिकन एक्सप्रेस सॉलिड ऑयल स्कैंडल। स्कैंडल था, वो जैसा एक अपॉर्चुनिटी था हाँ अगर हमको कैपिटलाइज करना था। वो जो कहते हैं आउट ऑफ फेवर इन्वेस्टिंग। आउट ऑफ फेवर इन्वेस्टिंग है ये। हाँ और तीसरी बात मुझे आज बात करनी थी हाँ बर्कशायर हैथवे के बारे में। लोग समझते हैं कि उन बफेट का सबसे पसंदीदा स्टॉक कोका कोला है, अमेक्स है, एप्पल है। हाँ लेकिन अगर आपने 2018 के बाद देखे हैं, पिछले 7 साल में लगभग $50 बिलियन उन्होंने खुद अपना स्टॉक्स खरीद कर हाँ उसको कैंसिल करवा दिया। तो उनका टोटल स्टॉक आउटस्टैंडिंग 12.5% कम हुआ है। तो ये डिनोमिनेटर में है, अर्निंग्स न्यूमरेटर में है। अगर डिनोमिनेटर स्मॉल होता गया, छोटा होता गया, तो ईपीएस भी बढ़ जाता है। तो उन्होंने बर्कशायर हैथवे को, जो 120%, 120% ऑफ बुक वैल्यू ट्रेड कर रहा था, उसको उन्होंने कंसिडर करते रहा और उन्होंने स्टॉक नंबर ऑफ अवेलेबल स्टॉक फॉर ट्रेडिंग को कम की और ऑटोमेटिकली वैल्यू तो इंक्रीज। जब उनका उनका स्टॉक का दाम जो है वो बुक वैल्यू से कम ही ट्रेड होता है तो जब वो उस प्राइस में बाईबैक करते हैं तो। करते थे, हाँ लेकिन 2018 के बाद इफ बुक वैल्यू 120 पर, अगर बुक वैल्यू 100 रुपया है, हाँ जो लिमिट था। 100 रुपया था, हाँ उन्होंने लिमिट को 120 के ऊपर भी बना दिया। ठीक है। सो 100 रुपीज बुक वैल्यू, हाँ स्टॉक 120 पे ट्रेड कर रहा तो है, 20% भी वो देने के लिए तैयार है। तैयार है प्रीमियम। हाँ तो वैसा उन्होंने कर कर स्टॉक को लगातार वापस पर बाईबैक, इसमें क्या योजना है उनका। नंबर ऑफ स्टॉक्स अवेलेबल रिड्यूस हो जाएगा, हाँ तो ईपीएस बढ़ेगा। पर 20% का क्यों हम प्रीमियम देंगे उसके लिए। ये ना वो बोल रहे हैं, बुक वैल्यू इज नॉट एन एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंपनी। तो वो कैसे सोच रहे हैं आप। वो उन्होंने अनेक बार एक्सप्लेन किया है हाँ कि बुक वैल्यू कम है हाँ क्योंकि अमेरिका की अकाउंटिंग रूल्स ऐसे हैं। ठीक है। अगर नॉर्मल रूल्स रखेंगे तो बुक वैल्यू और ज़्यादा होगा, लेकिन अमेरिका की गैप अकाउंटिंग रूल्स के कारण तो बुक वैल्यू अंडरस्टेटेड है। तो जो आप फ्लोट के बारे में बात करते हैं वो तो लाइबिलिटी हो जाएगा तो वो बुक वैल्यू में नेगेटिव। नेगेटिव होगा, हाँ लेकिन बुक फ्लोट तो असेट है, हाँ तो फ्लोट को जीरो डेट मानते हैं। हाँ और ऑलरेडी बफेट सबसे लार्ज, अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट होल्डर ऑफ फेडरल डेट है। हाँ पर आप कंपनी देखेंगे तो दुनिया में सबसे बड़े होंगे वो। हम्म, कुछ ऐसे देश हैं जैसे जापान,
बात चाइना। चाहे जापान, चाइना, इंडिया हाँ, जो ज़्यादा होल्ड करते हैं। लेकिन उनके पास जो फेड डेट का भंडार है, वो फेडरल रिज़र्व से ज़्यादा है। हाँ, अमेरिकन सेंट्रल बैंक से ज़्यादा ट्रेज़री होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेज़री में उनको 5% का रिटर्न मिल रहा है। ठीक है। तो वो 3 महीने, 6 महीने वाले फेड को रिपीटेडली खरीद रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है, जो रिटर्न फेड दे रहा है 5%, वो अमेरिकन स्टॉक्स नहीं देगी। ठीक है। उन्होंने अनेक स्टॉक को बेचकर हाँ, फेड में इन्वेस्ट की, और वो कॉल भी बहुत उम्दा कॉल रहा। पर वो तो कहते हैं कि हम जब निवेश करने के लिए उनको उनका सलाह लेते हैं, तो वो कहते हैं आप इंडेक्स करिए, तो 1 महीने में आप $100 या फिर $1000 या डालिए। क्योंकि हाँ, इंडेक्स साधारण आदमी के लिए अच्छा है। ठीक है। अगर वो इंडेक्स में डालते हैं, हाँ, जब विड्रॉ करेंगे, मार्केट कोलैप्स हो जाएगा, हाँ। बिकॉज़ $300 बिलियन इज़ अ बिग नंबर। तो उनका लिक्विडिटी नहीं मिलता। लिक्विडिटी नहीं मिलता। उनका जो कैश पड़ा है $300 बिलियन, या सिर्फ़ एक एसेट क्लास में लिक्विडिटी है, ठीक है। वो है यूएस डेट। लेकिन ये से साफ बोल जाता है, बफेट इतना बड़ा हो गए हैं, हाँ, कोई मूव नहीं कर सकते हैं छोटे-मोटे कंपनी को खरीदने के लिए। हाँ। अगर वो छोटा कंपनी खरीदना चाहे, तो टोटली खरीदना खरीदना पड़ेगा। हाँ, तो आपका टैंक कैपेसिटी 100 लीटर हो, तो आप 100 एमएल डालेंगे तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। हाँ, तो उनका टैंक कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, हाँ, तो इसीलिए वो फेड में डाल रहे हैं, और वेरी प्रॉफिटेबल है। ठीक है। तो जो लिक्विडिटी उनको मिलता है वो तो चीन या फिर भारत से मिलता है वो या लिक्विडिटी। या तो आप क्या कह रहे हैं कि मुझे क्या समझ आ रहा है कि आप कह रहे हैं वो तो एक देश का जीडीपी के लेवल में वो खेल रहे हैं। देश के जीडीपी नहीं, हाँ, देश के जीडीपी से ज़्यादा तो 2-3 दुनिया साल का में जीडीपी के लेवल में खेल रहे हैं। खेल रहे हैं। हाँ, दुनिया अगर वो जीडीपी का नंबर लगाते हो, हुँ, वो देश में टॉप 15-20 में आ जाएँगे। सच में? सच में। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन दबाएँ। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें, और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।